हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद 10। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविक्स यानी कि उसका जो आपके यहाँ बुक चलती है क्लास 9th में, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसका चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि एट प्रेजेंट लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था प्रणाली मानी जाती है, इस वजह से इसे जानना बहुत ही ज़रूरी होता है और क्लास 9th में इस वजह से इस चैप्टर को रखा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इसको पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे, इस चीज़ को जान पाएंगे भली बात। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले ये चैप्टर सेकंड हुआ करता था, कुछ 1-2 साल पहले चैप्टर सेकंड के रूप में इसे देखा जाता था। अब ये चैप्टर फर्स्ट हो गया है और चैप्टर फर्स्ट जो पहले हुआ करता था उसमें कई सारे कंट्रीज़ के वहाँ के डेमोक्रेटिक जो भी रूल थे, यानी डेमोक्रेसी जैसे वहाँ पर व्याप्त थी, उस बारे में उसमें बताया गया था। और इस चैप्टर में उसके हम डेफिनेशंस या उससे रिलेटेड चीज़ों को समझते हैं, इस वजह से उसको हटा दिया गया और इस चैप्टर को ही फर्स्ट चैप्टर बना दिया गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम इसके जो ओवरव्यू है इसको आपको संक्षिप्त में बताएंगे। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, और इसमें जो साधारण सी लोकतंत्र की परिभाषा है, जो बुनियादी परिभाषा है, उसके बारे में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और इसके अर्थ को हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें इसकी परिभाषा भी शामिल है। The aim here is to understand clearly the bare minimum features of the democratic form of government. After going through this chapter, we should be able to distinguish a democratic form of government फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक। यानी इसके तहत जब इन चीज़ों को हम समझ पाएंगे तो इसके तहत जो भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं या अलोकतांत्रिक हैं, यानी कि जहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक है, इनमें हम डिफरेंस भी समझ पाएंगे कि आखिर इन दोनों में विभिन्नता क्या होती है, अंतर क्या होते हैं। टुवर्ड द एंड ऑफ दिस चैप्टर, और इस चैप्टर की समाप्ति में, वी स्टेप बियॉन्ड दिस मिनिमल ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोड्यूस अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि इसके बृहद क्षेत्र को हम समझ पाएंगे कि आखिर डेमोक्रेसी का बृहद क्षेत्र क्या है, विस्तार क्या है। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे एंड इट इज एक्सपैंडिंग टू मोर कंट्रीज। यानी कहा गया कि जो लोकतंत्र है ये आज के समय में विश्व के कई सारे हिस्सों में, देशों में व्याप्त है शासन व्यवस्था, और अधिक यानी कि ये क्या है, इसका जो व्यापक स्तर पे फैलाव है। बट वाई इज इट सो, लेकिन ऐसा क्यों है आखिर। व्हाट मेक्स इट बेटर दैन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसे सरकार के अन्य स्वरूपों से अलग करती है। सरकार के अन्य स्वरूपों का कहने का तात्पर्य इस बात क्या है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं। जैसे हमने बताया, मोनार्की होता है, डिक्टेटरशिप होता है, और कहीं कहीं आर्मी रूल भी हुआ है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। ऐसे बहुत सारी शासन व्यवस्था जो कि कंट्रीज़ में रह भी चुकी हैं और आज भी कुछ कंट्रीज़ में ऐसी कुछ शासन व्यवस्थाएं हैं, इसलिए हमें इसको समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। दैट इज़ द सेकेंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर। यानी कि एक बड़ा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है जिसे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, समझेंगे, इस चीज़ को हम जान पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, आखिर लोकतंत्र है क्या। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि आप पहले भी सरकार के विभिन्न स्वरूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमने बताया, कौन कौन सा हमने बताया, एक तो मोनार्की होता है जिसके बारे में आप जानते हैं कि जैसे मैंने आपको हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया स्टूडेंट्स, उसमें आप वीडियो में देख पाएंगे। वहाँ पे हमने मोनार्की को अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से लुई 16 था, जो भी पहले उसके फादर वहाँ पे किंग थे, उसके बाद वो उनके डेथ के बाद वो किंग बनता है। तो क्या है, एक प्रकार से मोनार्की सिस्टम वहाँ पर था। ऐसे बहुत जगह, अगर प्रेजेंट में देखना है तो आप सऊदी अरेबिया में देख सकते हो, कुछ वर्षों पहले ये नेपाल में भी अभी लागू था, नेपाल में भी था। ऐसे विभिन्न प्रकार के यानी कि कई सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इसको हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने बताया स्टूडेंट्स, डिक्टेटरशिप, यानी जब हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो डिक्टेटरशिप, तानाशाही। डिक्टेटरशिप जैसे आपने जर्मन में हिटलर को देखा था। डिक्टेटरशिप अगर हम कहें तो आज वर्तमान अगर देखना चाहते हैं एट प्रेजेंट, तो आप नॉर्थ कोरिया को देख सकते हैं कि एक प्रकार से डिक्टेटरशिप है। इस तरह से डिक्टेटरशिप आप बहुत सारे कंट्रीज़ में आप देख सकते हैं, पहले के समय में भी और आज में कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप कुछ कंट्रीज़ में ऐसे है भी। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, सो फॉर मेंशनिंग ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स, राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ, यानी आपके समझ यानी कि बुनियादी समझने के आधार पर जो लोकतंत्र है इसके बारे में कुछ उदाहरण यानी कि नीचे लिखे गए हैं, कुछ विशेषताएं, सामान्य सी विशेषताओं पर चर्चा किया गया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बारे में। व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी, आखिर इसको क्यों डिफाइन किया जाता है, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों होती है इसको डिफाइन करने की। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, यानी इसको हम आगे बढ़ाएं, लेट अस फर्स्ट टेक नोट एंड ऑब्जेक्शंस बाय मेरी। तो आइए देखते हैं एक जो
आपत्ति जताई जाती है। मेरी एक स्टूडेंट है किसी क्लास की, उसके अपनी मैडम से वो आपत्ति जता रही किसी बात को लेकर। सी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस। यानी इस प्रकार के लोकतंत्र को परिभाषित करने से वो संतुष्ट नहीं है और वो कुछ प्रश्न अपनी मैडम से, अपनी मैम से पूछना चाहती है। हर टीचर मैटिल्डा लिंगडो, उसकी अध्यापिका जो है मैटिल्डा लिंगडो हैं, रिस्पॉन्ड टू हर क्वेश्चन, जो उसके प्रश्नों का उत्तर देती हैं। एज अदर क्लासमेट्स ज्वाइन द डिस्कशन, और उसके जितने भी क्लासमेट्स हैं और भी छात्राएं उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करती हैं, शामिल होती हैं। तो सबसे पहले मेरी कहती है, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, मुझे ये विचार पसंद नहीं आ रहा है कि फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि सबसे पहले हम तो लोकतंत्र के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद हम उसके अर्थ पर आते हैं, उसकी परिभाषा पर उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कुछ तरीका मुझे पसंद नहीं है। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने पहले बताया कि इसके पहले जो ये चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी है, ये सेकंड चैप्टर था, और इसके पहले जो चैप्टर था उसमें लोकतंत्र के विभिन्न यानी कि बारे में, यानी कि अदर कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स के बारे में वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया था। तो वो इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है कि पहले उसके विभिन्न स्वरूपों को हम जान लेते हैं, उसके बाद हम लोकतंत्र पे यानी उसकी परिभाषा पे आते हैं। तो ये तरीका उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा है। आई मीन लॉजिकली शुड नॉट वी हैव अप्रोच इट द अदर वे राउंड। यानी कि कहा कि ये जो तार्किक ढंग से अगर मैं देखूं तो यानी कि दूसरा ये तरीका सही है। शुड नॉट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट एंड देन द एग्जाम्पल। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबसे पहले इसका मीनिंग यानी कि हम वो समझ लें, उसके बाद उसके उदाहरण को यानी कि देखें। लिंगडो मैडम, आई कैन सी योर पॉइंट, मैं आपके बातों को, आप क्वेश्चन कर रही हो उस पर मैं ध्यान देती हूँ, बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ। लेकिन ये क्या है, ये हमारे दैनिक जीवन में ये कारण नहीं हो सकता। वी यूज वर्ड्स लाइक पेन, रेन और लव। जैसे मैम ने बताया कि जैसे कि हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मान लिया पेन का इस्तेमाल करते हैं, रैन का करते हैं या लव का करते हैं। तो डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशंस ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज देम। तो क्या हम इस शब्दों का प्रयोग करने से पहले क्या इसके अर्थों को समझना जरूरी समझते हैं? कम टू थिंक ऑफ इट, तो इस पर यानी विचार करिए। डू वी हैव क्लियर डेफिनेशंस ऑफ दीज वर्ड्स, यानी क्या इसके स्पष्ट जो परिभाषा है इन शब्दों के, उस पर हम ध्यान देते हैं। इट इज़ ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। यानी हम इसी आधार पर इसका प्रयोग कर लेते हैं कि हम उसके अर्थ को समझते हैं। मेरी कहती है, बट देन व्हाई डू वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल। लेकिन ये कुल मिला के जो परिभाषा है, डेफिनेशन है किसी भी चीज़ की, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, ये मेरी कहती है। लिंगडो मैडम, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ अ वर्ड। यानी मैम कहती हैं कि हमें किसी भी शब्द के परिभाषा की आवश्यकता तब होती है जब उस शब्द के इस्तेमाल में, उसके प्रयोग में हमें कठिनाई होती है, तब हम उस शब्द के अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं। वी नीड अ डेफिनेशंस ऑफ रैन। कहती हैं कि हमें ज़रूरत होती है, जैसे बारिश को अगर हमें समझना है, ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से ड्रिजल और कलर ब्रस्ट। यानी हमें जब बारिश में डिफरेंस करना होता है, अगर बारिश की परिभाषा हमें जानने की जरूरत कब पड़ती है, जब बारिश को हम अलग अलग करते हैं, जैसे बूंदाबांदी को अलग करते हैं, या गड़गड़ाहट के साथ बादल फटने की बारिश, या विभिन्न प्रकार की जो बारिश होती हैं, तब उसके अर्थ को हम जानने की कोशिश करते हैं। We need a clear definitions only because people use it for different purposes because very different kinds of governments call themselves democracy। और बताया कि वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन, हमें इसकी स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता इसलिए ओनली बिकॉज, केवल कब है, जब यानी क्या है, पीपल यूज़ इट फॉर डिफरेंट पर्पजेज, लोग इसका अलग अलग उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, चूँकि बहुत विभिन्न प्रकार की सरकारें व्याप्त हैं, कॉल देमसेल्व्स और डेमोक्रेसी, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को डेमोक्रेसी कहलाने की कोशिश करते हैं। तो हमें इसके बृहद स्वरूप को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। रिव्यांग, ये जो अदर स्टूडेंट है, बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशंस। लेकिन हमें परिभाषा पे काम करने की ज़रूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है। द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस। यानी कुछ दिन पहले ही आपने, मतलब कुछ अन्य दिनों में आपने बताया था कि अब्राहम लिंकन का कथन है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। कि जो लोकतंत्र है ये क्या है, ये लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों का ही शासन है। विन मेघालय ऑलवेज रूड आवर सेल्व्स। यानी रिव्यांग ने कहा कि जैसा कि हम सभी मेघालय में हैं और सदैव यानी क्या है, हम स्वयं पर शासन करते हैं अपने, दैट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, जो सभी के द्वारा स्वीकार्य भी है, लोग इसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो व्हाई डू वी नीड टू चेंज दैट, तो हमें इसको बदलने की ज़रूरत क्यों है।
लिख दो मैडम। आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, यानी मैं ये नहीं कह रही कि इसको बदलने की ज़रूरत है। आई टू फाइंड दिस क्वेश्चंस वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि आपका जो प्रश्न है मैंने इसको देखा, ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बट वी डोंट नो इफ दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवर सेल्फ। लेकिन कहा कि वी डोंट नो, मतलब हम ये नहीं जानते इफ दिस इज़ द बेस्ट, अगर यही तरीका सही है डिफाइन करने का जो कि हम सोचते हैं, स्वयं ही सोच लेते हैं। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस। हमें किसी भी चीज़ को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि वो क्या है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। बिकॉज इट इज़ फेमस जस्ट बिकॉज एवरीवन एक्सेप्ट इट, या सिर्फ इसी बात पे हमें नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए कि क्या है लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति उसे एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। किसी चीज़ को हमें सिर्फ ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए, यानी कोई भी चीज़ अगर फेमस है तो हमें उसे ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट एलोंडा कहती है, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, क्या मैं कुछ सुझाव रख सकती हूँ। वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डिफिनेशंस, यानी हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत, यानी किसी भी परिभाषा की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया, यानी उसने कहा कि मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि जो लोकतंत्र शब्द है इसकी उत्पत्ति ये कहाँ से आया है, एक ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेशिया मीन्स रूल, यानी उसने बताया कि जो ग्रीक वर्ड यानी जो डेमोक्रेशिया है उसमें डेमोस का मतलब क्या है, पीपल, यानी उसने बताया कि जो डेमोस वर्ड है इसका मतलब क्या है, पीपल यानी कि लोग, एंड क्रेशिया जो है, क्रेशिया का मतलब क्या है, रूल, यानी क्या है, तो डेमोक्रेशिया का तात्पर्य हो जाता है लोगों का, यानी पीपल्स रूल, यानी लोगों का शासन। सो डेमोक्रेसी इज अ रूल बाय द पीपल, और इस वजह से जो लोकतंत्र है ये लोगों का शासन है। दिस इज द करेक्ट मीनिंग, और ये कहीं ना कहीं इसकी यानी कि अच्छा अर्थ है। वेयर इज द नीड टू डिबेट, जो कि इस पर डिबेट करने की जरूरत, वाद विवाद करने की जरूरत, यानी कहाँ है। लिंक दो मैडम, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, यानी कि ये तरीका जो है सही है समझने का चीज़ों को। लेकिन मैडम का कहना है कि जो बताया तुमने कि जो इसका की उत्पत्ति कहाँ से है और इसका अर्थ क्या है, तो कहीं ना कहीं ये सही तरीका है समझने का। आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क, और लेकिन मैं इसके लिए कहूँगी कि सदैव ये तरीका उपयुक्त नहीं है। अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ऑरिजिन, किसी भी शब्द को सिर्फ उसके उत्पत्ति के आधार पर नहीं जोड़ा जा सकता और समझा जा सकता। जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर, मैम कहती हैं कि जैसे कि आप कंप्यूटर के बारे में सोचिए, कंप्यूटर क्या है, ओरिजिनली दे वर यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग, यानी कि इसका वास्तविक स्वरूप यानी कि इसको हम गणना करने के लिए इसका यूज़ करते थे। दैट इज़ टू से कैलकुलेटिंग, जिसे हम कहते हैं कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन के पर्पज से कंप्यूटर का यानी कि कंप्यूटर को डेवलप किया गया था। वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम्स, जिसमें बहुत सारी विषम यानी कि जो भी कठिनाई पूर्ण यानी कि जो मैथमेटिक्स थी उसको सॉल्व करने के पर्पज में इसका यूज़ होता था। दीज वर वेरी पावरफुल कैलकुलेटर्स, यानी कि एक प्रकार से क्या था, बहुत ही पावरफुल कैलकुलेटर्स था, कौन, कंप्यूटर। बट नाउअडेज, लेकिन इन दिनों क्या है, वेरी फ्यू पीपल यूज कंप्यूटर्स फॉर कंप्यूटिंग सम्स, शायद ही कुछ लोग होंगे जो कंप्यूटर का प्रयोग यानी कि कंप्यूटिंग करने के पर्पज से ही मात्र करते हैं। दे यूज इट फॉर राइटिंग, आज के लोग कंप्यूटर का प्रयोग राइटिंग के पर्पज से करते हैं, डिज़ाइनिंग के पर्पज में भी करते हैं, लिसनिंग के लिए, म्यूज़िक लिसनिंग के लिए करते हैं, एंड फॉर वॉचिंग फिल्म्स और मूवीज़, फिल्म्स देखने, यानी विभिन्न प्रकार के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं कहीं ना कहीं आज के टाइम में कंप्यूटर से ही लोग इस चीज़ को कर पा रहे हैं। तो वर्ड्स रिमेन द सेम, यानी कि शब्द तो यहाँ पर कंप्यूटर वही है जो पहले कंप्यूटर हो था। देयर मीनिंग कैन चेंज विद टाइम, लेकिन उसका जो अर्थ है वो समय के अनुसार बदल चुका है। इसलिए हमें किसी भी शब्द को सिर्फ उसके ऑरिजिन के बेसिस पे, उसके मीनिंग के बेसिस पे ही नहीं देखना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार क्या हो जाता है, उसका जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो चेंज होता रहता है, जैसे कि हम लोगों ने कंप्यूटर के एग्जाम्पल में देखा। In that case, it is not very useful to look at the origin of a word. ये कहा गया कि इस केस में यानी कि ये क्या है कि it is not very useful to look at the origin of a word, यानी कि किसी शब्द के हमें सिर्फ उसकी उत्पत्ति पे ही नहीं जाना चाहिए। मेरी मैम, so basically what you are saying is that there is no shortcut to our thinking about the matter ourselves. तो मेरी कहती है कि मैम क्या कोई बुनियादी तरीका ऐसा नहीं, क्या कोई शॉर्टकट तरीका नहीं जिसे हम इस चीज़ को अपने स्वयं ही समझ सकें। वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व डेफिनेशंस, यानी हमें क्या सोचना
है, यानी कि इसके अर्थ के बारे में या और इसमें डेफिनेशंस भी आती हैं, लिंक दो मैडम, यू गॉट मी राइट, यानी कि सही है। लेट अस गेट ऑन विथ इट नाउ, आइए अब इस पर हम बृहत रूप से चर्चा करते हैं। A simple definitions. Let us get back to our discussions on similarities and differences among governments that are called democratic or non-democratic. आइए इस बात पे हम चल के जो पिछला हम लोग चर्चा कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बारे में, विभिन्न प्रकार के सरकारों को जिसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं या नॉन डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसीज कहते हैं। वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज द, यानी कि एक सामान्य सा जो फैक्टर है, जो विशेषता है लोकतंत्र के लिए, इज द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल, यानी जो सरकार है कि इसमें एक सामान्य सी बात बताया गया कि इस पूरे उसमें एक विशेषता इसकी महत्वपूर्ण है कि इसमें क्या होता है, इसमें जो सरकार होती है यानी गवर्नमेंट होती है, ये किसके द्वारा चूज की जाती है, बाय द पीपल, यानी लोगों के द्वारा ही चूज किए जाते हैं। वी कुड थर्स स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन, तो अब हम इसे एक साधारण सी परिभाषा से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी लोकतंत्र क्या है, सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें जो शासक होता है, रूलर्स होता है, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ये सबसे इसका क्या है, कॉमन सा, यानी कि डेफिनेशन से कॉमन सा है कि जिसमें जो लोकतंत्र है, सरकार का ऐसा स्वरूप है कि जिसमें जो शासक वर्ग होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो इस तरह से ये डेमोक्रेसी को डिफाइन करता है, एक जनरल इसका हम डेफिनेशन मान सकते हैं। दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, और ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण शुरुआती बिंदु है। दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक, यानी ये जो परिभाषा है ये हमें इस चीज़ की अनुमति देता है कि हम यानी लोकतंत्र में यानी कि अंतर निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं लोकतंत्र को अन्य जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उससे, और क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक जो वास्तव में लोकतंत्र नहीं है। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, जैसे कि आपने आर्मी रूलर, अब आर्मी रूलर की यानी म्यांमार की बात आ गई तो हम बता दें कि ये क्या है, जब पहले फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें म्यांमार के बारे में दिया गया था, उसका टॉप म्यांमार को एक्सप्लेन किया गया था एक पैराग्राफ में, तो वही यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया कि जैसे कि आपने देखा है कि जो म्यांमार में क्या था कि वहाँ पे जो आर्मी रूलर्स हुए थे वो क्या थे, वो लोगों के द्वारा चुने नहीं गए थे, वो क्या थे, वो खुद ही यानी कि अपने आप को वहाँ पर सब कुछ मान लिए थे, वहाँ पे प्रेसिडेंट या वहाँ के चीफ अपने आप को घोषित कर लिया था। Those who happen to be in control of the army become the rulers of the country, और यानी कि उस समय वहाँ पे पूरा जो नियंत्रण था वो आर्मी का था, आर्मी शासन यानी कि पूरा उस देश में आर्मी का शासन था। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन, लोग इसमें कोई निर्णय नहीं ले सकते थे, कोई निर्णय में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। डिक्टेटर्स लाइक पिनोसेट, यानी एक कहानी उसमें और थी चाइल्ड, यानी कि जो एक कंट्री है चाइल्ड, वहाँ पे भी डिक्टेटरशिप था उस टाइम पे, और वहाँ के जो डिक्टेटर थे उस टाइम पिनोशेट, आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, ये भी लोगों के द्वारा चुने नहीं गए थे। दिस आल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज, यानी कि ये कहीं ना कहीं मोनार्कीज में भी अप्लाई होता है। द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो, यानी कहा गया इस तरह से, जैसे कि उदाहरण आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया का भी, कि वहाँ के जो किंग हैं वो क्या है, वो लोगों के द्वारा चुने नहीं गए हैं टू डू सो, बट वन सेकेंड स्टूडेंट्स, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू द रॉयल फैमिली, लेकिन वो किस आधार पे वहाँ पे किंग है, इसलिए क्योंकि वो शाही परिवार में जन्मे हैं, शाही परिवार में उनका जन्म हुआ है, इस वजह से क्या है वो वहाँ पर किंग हैं। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट, ये साधारण सी जो परिभाषा है ये पर्याप्त नहीं है। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल, यानी हमें याद दिलाती है कि जो लोकतंत्र है ये लोगों का शासन है। बट इट वी यूज दिस डेफिनेशंस इन एन unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an elections a democracy, यानी कहा गया कि ट्रिमांड्स यानी हमें याद दिलाती है कि जो लोकतंत्र है ये क्या है, केवल लोगों का शासन है। बट इफ़ वी यूज़, लेकिन अगर हम इसका यूज़ करते हैं दिस डेफिनेशन, इस परिभाषा की, इन एन अनथिंकिंग मैनर, यानी कि इसे अगर हम सही ढंग से अगर सही तरीके से इसका प्रयोग नहीं करते, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट, तो हमें प्रत्येक सरकार की जो चीज़ें जिन्हें हम बुलाते हैं दैट होल्ड्स एन इलेक्शन, जहाँ पर भी यानी कि
चुनाव होता है यानी कि वो लोकतंत्र है, हम इस चीज़ को समझेंगे। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, जो कहीं ना कहीं मिसलीडिंग है। यानी कि अगर हम बात करें कि कहीं पर जहाँ पर भी इलेक्शन होता है तो वो डेमोक्रेसी है, तो एक प्रकार से हमारे लिए मिसलीडिंग होगी, एज वी सेल्फ फाइंड आउट इन चैप्टर 3, जिसे हम क्या करेंगे, इसे हम देखेंगे चैप्टर 3 में इसको और भी अच्छे से। एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, यानी जितनी भी सरकारें हैं समकालीन विश्व में, वे सभी यानी समकालीन विश्व में मतलब एट प्रेजेंट अपने आप को लोकतांत्रिक कहलाना पसंद करती हैं, लोकतांत्रिक कहलाना चाहती हैं। इवन इट इज़ नॉट सो, यद्यपि वो ऐसा नहीं कर रही, वहाँ पर ऐसी शासन व्यवस्था नहीं, वो लोगों के द्वारा नहीं भी चुने जा रहे हैं या चुने भी जा रहे हैं, लेकिन वे अपने आप को डेमोक्रेसी कहलाना चाहते हैं। दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली, तो हमें आखिर क्यों ज़रूरत पड़ती है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन, यानी कि जो कि कहा गया कि दैट इज़ वाई वी नीड, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है केयरफुली डिस्टिंग्विश, यानी कि सही ढंग से इसमें अंतर निकालने का कि जो भी सरकारें हैं लोकतंत्र यानी कि जो हैं वो लोकतंत्र हैं या जो ढोंग कर रहे हैं लोकतंत्र का, इसमें हमें डिफरेंसेस जानने की ज़रूरत, समझने की क्या है। वी कैन डू सो बाई अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशंस केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कहा गया वी कैन डू सो बाई अंडरस्टैंडिंग, यानी हम इसको समझ सकते हैं, ईच वर्ड प्रत्येक जो शब्द है इस परिभाषा में उसको सही ढंग से समझ सकते हैं, उसके स्पेलिंग पे ध्यान देके इसकी जो विशेषता है जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, आखिर लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, तो इसकी जो विशेषताएं हैं। वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशंस दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कहा गया कि जो हमने शुरुआत किया इसकी साधारण परिभाषा से कि लोकतंत्र क्या है, एक ऐसा सरकार का स्वरूप है, गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें जो रूलर्स यानी जो शासक वर्ग होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। दिस रेजेस मैनी क्वेश्चंस, इससे बहुत सारे प्रश्न उठने स्वाभाविक हो जाते हैं। तो पहला इस पे क्वेश्चन होता है हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन, यानी इस परिभाषा के आधार पर आखिर शासक कौन है। विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट, यानी किसे अवश्य हमें चुनना चाहिए सरकार के लिए, यानी किस ऑफिशियल्स को चुनना चाहिए, किस प्रकार के अधिकारियों को हमें इसके शासन व्यवस्था के लिए चुनना चाहिए। टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, जिससे कि हम उसको लोकतंत्र कह सकें। विच डिसीजंस मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी, और कहा गया विच डिसीजंस यानी कौन से डिसीजंस हैं मे बी टेकन यानी जिसे शायद लेना चाहिए जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं लोकतंत्र में। नेक्स्ट जो है व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और किस प्रकार के चुनाव को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकते हैं। व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शंस, कौन सी ऐसे कंडीशंस हैं जो हमें यानी कि उस चुनाव को क्या करते हैं कंसीडर डेमोक्रेटिक, यानी एक प्रकार से लोकतांत्रिक चुनाव के रूप में उसे परिवर्तित करते हैं, किस प्रकार के चुनाव को यानी किस प्रकार के परिस्थितियों को जो इलेक्शन के दौरान जिससे उसको डेमोक्रेटिक कहा जा सके। नेक्स्ट है हु आर द पीपल, आखिर वो लोग कौन है। हु कैन इलेक्ट द रूलर, जो लोगों को चुनते हैं, जो शासकों को चुनते हैं, आर गेट इलेक्टेड एज रूलर्स, या रूलर्स के रूप में जो चुने जाते हैं। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन, क्या इसमें सभी नागरिक आते हैं कि वो चुने भी या चुन भी सकते हैं या चुने भी जा सकते हैं। ऑन एन इक्वल बेसिस, एक समान आधार पर। कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स थिंक्स दिस राइट, क्या जो लोकतंत्र है कुछ ऐसे नागरिकों को इससे क्या करता है अलग करता है कि वो इस आधार पे यानी कि या तो चुनने योग्य नहीं है या तो फिर चुने जाने योग्य नहीं है। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर देखें कि अंततः किस प्रकार की जो सरकार है इस डेमोक्रेसी यानी व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इस डेमोक्रेसी, यानी किस प्रकार की सरकार लोकतांत्रिक है। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाट एवर दे वांट, क्या जो भी चुने हुए लोग होते हैं वो सब कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। आर मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विथ सम लिमिट्स, या अवश्य जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं उन्हें कुछ सीमाओं के अंदर रहकर कार्य करना पड़ता है। इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन, क्या यानी कि आवश्यक है लोकतंत्र में कि लोगों के नागरिकों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम समझेंगे कुछ उदाहरणों के माध्यम से। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, यानी कि जो बड़े जो निर्णय होते हैं जो चुने गए लोगों के द्वारा नेताओं के द्वारा लिए जाते हैं।
इसी में केस है पाकिस्तान का। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999, यानी कहा गया पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ जो वहाँ के मिलिट्री का नेतृत्व कर रहे थे, वहाँ के सैन्य के हेड यानी मुखिया थे, ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। यानी कहा गया इन्होंने वहाँ की जो लोकतांत्रिक यानी कि जो चुनी हुई शासन व्यवस्था थी, सरकार थी, उसका इन्होंने तख्ता पलट कर दिया और खुद को इन्होंने वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव अपने आप को देश का, पाकिस्तान का घोषित कर दिया। कब की बात? 1999। लेटर ही चेंज हिज designations to president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension। यानी बाद में इन्होंने क्या किया, जो इनका पद था यानी कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव का, उसको परिवर्तित करके इन्होंने प्रेसिडेंट उसको कर दिया और 2002 में इन्होंने क्या किया, एक रेफरेंडम यानी कि लागू किया, जारी किया, द कंट्री दैट ग्रांटेड, जिससे जो राष्ट्र था ये इन्हें अनुमति देता था कि इनकी जो समय सीमा थी, इनका जो कार्यकाल था उसमें 5 वर्ष की वृद्धि हो गई। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन, यानी कि वहाँ की जो पाकिस्तानी मीडिया थी या जो मानवाधिकार संगठन था और जो लोकतांत्रिक जो एक्टिविस्ट थे, उनका कहना था कि ये जो रेफरेंडम है ये क्या है, बेस्ड ऑन रेफरेंडम इज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। यानी कि जो रेफरेंडम जो 2002 में पाकिस्तानी यानी जो जनरल चीफ यानी कि एग्जीक्यूटिव परवेज मुशर्रफ के द्वारा जो किया गया था, ये रेफरेंडम 2002 में, इसमें क्या था, बहुत ही ज़्यादा यानी गड़बड़ियाँ थी, माल प्रैक्टिसेस थे और ये फ्रॉड था। इन अगस्त 2002 में ही इश्यूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, इन्होंने क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया, दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो क्या था, पाकिस्तान की जो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, उसमें एक प्रकार से अमेंडमेंट था। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, और इस ऑर्डर के तहत द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, यानी इसके तहत जो वहाँ का राष्ट्रपति यानी कि जो स्वयं जनरल परवेज मुशर्रफ था, वो क्या कर सकता था, डिसमिस कर सकता था जो भी नेशनल यानी कि जो भी राष्ट्रीय या जो भी राज्य स्तरीय जो असेंबलीज हैं उसको डिसमिस कर सकता था। The work of the civilian cabinet is supervised by a national security council which is dominated by military officials। यानी कहा गया कि अब जो भी यानी कि जो कार्य थे अब द सिविलियन कैबिनेट यानी जितने भी नागरिक कैबिनेट के यानी कि जो भी क्रियाकलाप थे उस पर अब सुपरविजन किसका था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सुपरविजन हो गया था। और नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल थी इसके जो मेंबर्स थे ये कौन से लोग थे, ये मिलिट्री ऑफिसर्स ही उसके सदस्य थे। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, और इस यानी कि लॉ के पास होने के बाद इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, यानी चुनाव कराए गए, राष्ट्रीय और राज्य जितने भी असेंबलीज के लिए चुनाव कराए गए। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, और अब पाकिस्तान में चुनाव भी हुआ था। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स, और जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उम्मीदवार थे, चुने हुए लोग थे, उनके पास कुछ ही शक्तियाँ यानी कि नाम मात्र के पावर्स ही उनके पास थे। बट द फाइनल पावर्स रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ, यानी कि जो अंतिम शक्ति जो थी, जो किसी भी मैटर पे जो डिसीजन लेने का, जो फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार था जो किसी के पास, वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास ही था और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास स्वयं उसका पूरा पावर था। क्लियरली देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, और स्पष्ट रूप से यहाँ बहुत सारे ऐसे कारण है, रीजंस हैं, जिससे आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान था जनरल परवेज मुशर्रफ के समय में वो क्या था, लोकतांत्रिक उसे नहीं कहना चाहिए। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दिस, तो आइए अब इसमें से कुछ एक पर हम क्या करते हैं, एक पर यानी कि हम फोकस करते हैं। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान, क्या हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो रूलर्स थे, शासक थे, वो पाकिस्तान में उन लोगों के द्वारा चुने गए थे? नॉट क्वाइट, ये पर्याप्त नहीं होगा। People may have elected their representatives to the national and provincial assemblies, but those elected representatives were not really the, यानी कहा गया कि हाँ यानी कि वहाँ पे लोग जो थे वो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स तो थे नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो वास्तविकता में वे क्या थे, वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे द
रूलर्स, यानी कि जो थे वो वास्तविक शासक वहाँ पर नहीं थे, जो चुने हुए लोग थे वो रियल में वहाँ के रूलर्स नहीं थे। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, यानी उनके पास ये अधिकार नहीं था किसी भी मैटर को लेकर वो फाइनल डिसीजन कर सकें। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिसर्स एंड विद जनरल परवेज मुशर्रफ, यानी कहा गया जो पावर थे टू टेक फाइनल डिसीजन, यानी किसी भी निर्णय पर जाने के लिए जो अंतिम निर्णय जो था वो क्या था, वो मिलिट्री यानी आर्मी ऑफिसर्स के पास था और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास था। एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल, और उनमें से कोई भी जो मिलिट्री यानी जो ऑफिसर्स थे या जनरल परवेज मुशर्रफ, इनमें से कोई भी यानी लोगों के द्वारा चुने हुए लोग नहीं थे। दिस हैपन्स इन मेनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज, यानी इस प्रकार से बहुत सारे तानाशाही कंट्रीज में भी ऐसे हुआ है और मोनार्कीज में भी इसको हम देख सकते हैं। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड, यानी कि ये हो सकता है कि वहाँ पे पार्लियामेंट में चुने हुए लोग हों और वहाँ कि लोग यानी कि लोगों को चुनते भी हों, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्टेड भी होते हों, लेकिन अगर बात करें तो क्या है कि उनके पास क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट होती हैं वो रियल पावर इज़ विद दोज, यानी कि जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो ऐसे लोगों के पास नहीं होती हैं। जो लोग इलेक्ट होते हैं किसके पास होती हैं, ऐसे लोगों के पास होती हैं जो लोग चुने हुए नहीं होते हैं। इन अ फ्यू कंट्रीज, यानी कि कुछ राष्ट्रों में द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कुछ कुछ कंट्रीज़ में ऐसा भी है कि वहाँ की जो कुछ यानी कि जो बाह्य शक्तियाँ, अगर हम बात करें कुछ राष्ट्रों पर बाह्य शक्तियाँ का नियंत्रण होता है और वहाँ के लोकली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका कोई प्रतिनिधित्व उसमें नहीं होता। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल, तो उसे भी हम पीपल्स रूल नहीं कह सकते हैं। जैसे कि अभी हम बात करें कि इंडिया में पहले क्या था, जब ये क्या था यानी ब्रिटिश के अधीन था, तो यहाँ पे ब्रिटिश का शासन था, लेकिन हालांकि कुछ समय बाद यहाँ पे कुछ इलेक्शंस भी कराए जाते थे, लेकिन क्या था ये उस टाइम पे यानी डेमोक्रेटिक नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो रूलर्स थे यानी कि ये क्या थे, ये विदेशी थे और ये लोगों के द्वारा चुने हुए नहीं थे। इस वजह से उस दौरान यानी कि ऐसे कंट्रीज़ को जिस पर बाहर देशों का नियंत्रण होता है उसे हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पीपल्स रूल नहीं होता है, क्योंकि फाइनल डिसीजन जो होता है वो किसी एक्सटर्नल पावर के पास होता है। This gives us the first feature in a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people। यानी कहा गया कि this gives us the first feature, इससे हमें एक जो पहली विशेषता है प्राप्त होती है कि किसी भी लोकतंत्र में जो अंतिम निर्णय होता है मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, ये यानी कि उन्हीं के पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं कि जो लोग चुने हुए होते हैं। यानी इसका क्या बताया गया कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि किसी भी लोकतंत्र में कि जो अंतिम निर्णय किसी भी मैटर पे जो लेने का अंतिम निर्णय होता है, जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, उन्हीं लोगों के पास जो चुने हुए लोग होते हैं। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष यानी कि जो चुनावी प्रतियोगिता होनी चाहिए। इन चाइना elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament, called Guangyo Renmin Diabiao Daohui, जिसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस भी कहा जाता है। यानी कहा गया कि चाइना में चुनाव प्रत्येक यानी कि रेगुलरली यानी कि प्रत्येक समय के अनुसार यानी प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव का आयोजन होता है। वहाँ के जो पार्लियामेंट है उस राष्ट्र की, जिसे क्वांग्यो रेनमिन दियाबाओ दाहुई कहते हैं, जैसे नेशनल पीपल कांग्रेस हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, उसके लिए प्रत्येक 5 वर्ष पे चुनाव का आयोजन कराया जाता है। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, यानी कहा गया कि जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है यानी कि जो वहाँ की पार्लियामेंट है, हैज़ द पावर टू अपॉइंट, यानी उसके पास शक्तियाँ होती हैं नियुक्त करने की प्रेसिडेंट को, उस राष्ट्र के यानी चाइना के प्रेसिडेंट को नियुक्त करने की पावर उसके पास होती है। किसके पास? वहाँ की पार्लियामेंट के पास। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, यानी कहा गया कि इसमें लगभग 3000 सदस्य होते हैं उस पार्लियामेंट में, जो क्या करते हैं, इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, जो यानी कि पूरे चाइना के अलग अलग हिस्सों से चुनकर आते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर्मी के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शंस के पहले जो कॉन्टेस्ट उसमें चुने जाते हैं। अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और किसी भी वहाँ के अगर उसमें सदस्य बनना है तो उसको अप्रूवल लेना होता है। जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि चाइना की एकमात्र पार्टी है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, इस पार्टी का अप्रूवल लेना वहाँ पर अनिवार्य होता है। ओनली दोज हु आर
मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, केवल वही लोग जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होते हैं, और 8 स्मॉलर पार्टीज या छोटी और भी जो पार्टियां हैं एलाइड टू इट, यानी जो इसके अधीन है, छोटी छोटी कुछ पार्टियां हैं जो इसी के एलाइड यानी कि इसी के अधीन हैं, टू इट वर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, और उन्हीं पार्टियों को यानी या तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी या उससे जो जुड़ी हुई 8 छोटी पार्टियां हैं, इन्हीं में से लोगों को यानी कि इसके लिए कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए यानी कि उन्हीं को मौका मिलता है, अनुमति दी जाती है। हेल्ड इन 2002-2003 यानी कि जो इलेक्शन वहाँ पर 2002-2003 में हुआ था। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और वहाँ की सरकार जो है वो सदैव किस यानी कि पार्टी की बनती है, वहाँ पे सदैव एक ही पार्टी की सरकार बनती है, किसकी, जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है। इस कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ही केवल वहाँ पर चाइना में हमेशा बनती है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, यानी 1930 में जो स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, मैक्सिको की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि स्टोरी दी गई मैक्सिको की, कि चूंकि स्वतंत्रता 1930 से लेकर यानी कि जब इंडिपेंडेंस हुआ 1930 में, मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर, जैसे कि आपके इंडिया में एवरी 5 ईयर इलेक्शंस होल्ड होते हैं, और चाइना में भी आपने देखा कि एवरी 5 ईयर होते हैं, बट यहाँ मैक्सिको की बात हम कर रहे हैं। मैक्सिको में जो इलेक्शंस होते हैं वो 6 वर्षों के अंतराल पर ड्यूरेशन में होते हैं। तो कहा गया होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर्स टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट, यानी 1930 की बात बताया गया कि स्वतंत्रता के बाद यानी क्या है, स्वतंत्रता से मैक्सिको में प्रत्येक 6 वर्ष पे चुनाव का आयोजन कराया जाता है वहाँ के प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, यानी वो वहाँ जो राष्ट्र है मैक्सिको है, ये कभी भी किसी सैन्य या डिक्टेटर्स रूल के अधीन नहीं हुआ, यानी यहाँ वहाँ पर किसी भी प्रकार का सैन्य शासन यानी मिलिट्री रूल नहीं हुआ, न ही वहाँ पर किसी प्रकार का डिक्टेटर्स रूल, जैसे कि आप हिटलर को जर्मनी में देख सकते हैं, ऐसा कोई भी शासन यानी वहाँ पर नहीं हुआ। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शंस वाज ओन बाय अ सिंगल पार्टी, यानी कहा गया कि लेकिन 2000 से लेकर 2000 तक यानी 1930 टू 2000 यानी कि प्रत्येक 1930 से लेकर 2000 तक प्रत्येक जितने भी चुनाव हुए वो सिंगल पार्टी के द्वारा ही जीते गए, यानी एवरी इलेक्शन वाज ओन बाय सिंगल पार्टी, यानी कि प्रत्येक चुनाव एकमात्र पार्टी के द्वारा ही जीती गई, जिसे पीआरआई कहा जाता है, वहाँ की जो फेमस पार्टी, इसी के द्वारा प्रत्येक चुनाव वहाँ पर जीता गया। पीआरआई यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, यानी पीआरआई का फुल फॉर्म जो है, ये मैक्सिको की एकमात्र पार्टी जो हर बार 1930 के बाद 2000 तक वहाँ का इलेक्शन जीती, इसे पीआरआई कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अपोजिशंस पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, यानी कहा गया कि जितने भी अपोजिशंस पार्टीज यानी कि वहाँ पे जो भी विरोधी पार्टियां हैं, डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन, यानी वो भी चुनाव में प्रतिभाग करती हैं, बट नेवर मैनेज टू विन, लेकिन कभी भी जीतने में सफल नहीं हुई। द पीआरआई वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस, यानी जो पीआरआई जो वहाँ के इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी है, ये हर बार यानी क्या है, कुछ यानी गलत हथकंडे अपनाकर चुनाव जीत लेती है, वहाँ पे जीत लेती थी। ऑल दोज यानी वे सभी लोग हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स, यानी जितने भी लोग सरकारी विभाग में कार्यरत थे उन सभी को पार्टी की मीटिंग अटेंड करना अनिवार्य होता था, ये वहाँ का रूल उस टाइम का था। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द पीआरआई, और जो भी अध्यापक थे वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स के जो भी टीचर्स हुआ करते थे, उन्हें यानी फोर्स किया जाता था कि वो पेरेंट्स पर दबाव बनाएं कि वो वोट करें, पीआरआई के लिए वोट करें। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशंस पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम, यानी कहा गया जो मीडिया थी वहाँ की लार्जली इग्नोर्ड, वो बड़े स्तर पे इग्नोर करती थी चीज़ों को, जो एक्टिविटीज़ होते थे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टियों के, एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम, यानी इसके सिवाय कि अगर वो कहीं क्रिटिसाइज करते थे तो उसी चीज़ों पर वो ध्यान देते थे, अदरवाइज उनकी बातों पर ध्यान अपोजिशन पार्टीज पे मीडिया भी वहाँ पर की मीडिया भी उसे इग्नोर करती थी। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट, यानी कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि इलेक्शन के दौरान यानी कि लास्ट स्टेज में जब इलेक्शन होना होता था, जैसे कल इलेक्शन होना है या आज होना है, तो क्या करते थे, आज ही या कल
क्या करते थे, एक दिन पहले यानी चुनाव जो बूथ होते थे, इलेक्शन जो बूथ होते, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता था, ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, ताकि वहाँ के लोग उस चुनाव में प्रतिभाग ना कर सकें और वो गलत तरीके से लोगों से वोट डलवा सकें। विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल्स टू कास्ट देयर वोट, यानी कहा गया कि जो कि लोगों के लिए कठिनाई होता था कि इस प्रकार के यानी चुनाव में वो पार्टिसिपेट कर सकें या वोट डाल सकें। द PRI स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट, यानी जो PRI थी यानी कि जो पार्टी थी वहाँ की, ये क्या करती थी, ये बड़े स्तर पे यानी कि धन का खर्च भी करती थी, व्यय करती थी, चुनाव को जीतने के लिए बड़े बड़े अभियान चलाती थी और लोगों पर यानी जो कैंडिडेट्स होते थे उस पर बड़े स्तर पर यानी मनी स्पेंड करती थी। Should we consider the elections described above as examples of people electing their rulers, यानी should we consider, क्या हमें मानना चाहिए जो इलेक्शंस चुनाव है जो डिस्क्राइब किया गया ऊपर जो उदाहरण में हम देखा हमने, पीपल सेलेक्टिंग देयर रूलर्स, क्या लोग यानी कि वहाँ के शासकों को चुनते हैं, इस प्रकार हमने देखा। रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट, यानी कहा गया कि रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स यानी इस उदाहरणों को पढ़ने के बाद वी गेट अ सेंस, हमें एक यानी कि दिमाग में बात आती है कि दैट वी कैन नॉट, यानी कि जो कि नहीं कर सकते, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स हियर, यानी कि यहाँ पर तो बहुत सारी समस्याएं व्याप्त हैं। इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस, यानी चाइना में जो चुनाव है ये किसी प्रकार का नहीं क्या करता है, लोगों को ऑफर नहीं करता है किसी भी गंभीर चुनौती के लिए, गंभीर बात के लिए। दे हैव टू चूज देयर द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाई इट, यानी दे हैव टू चूज़, यानी कि उन्हें चूज़ करना चाहिए द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाई इट, या जो भी कैंडिडेट उनके द्वारा अप्रूव किए जाते हैं। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस, क्या हम इसे एक चॉइस कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये लोगों की चॉइस नहीं है, क्योंकि ये सिंगल एकमात्र पार्टी कम्युनिस्ट, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, उसी का केवल वहाँ पे क्या है, अप्रूवल है, ना कि ये पीपल्स का अप्रूवल है। इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल्स, अगर हम जैसे कि हमने मैक्सिको के बारे में पढ़ा कि एकमात्र वहाँ की जो पार्टी है PRI, सिर्फ वही लगातार रूल करती है। पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस, यानी लोगों, हमने वहाँ पर देखा कि लोगों के पास वास्तविक में चॉइस तो था, लेकिन रियल चॉइस नहीं था, जो यानी कि उनके पास होना चाहिए था प्रैक्टिस, यानी व्यवहारिक चॉइस पसंद उनके पास नहीं था। इस वजह से उन्हें क्या करना पड़ता था, एकमात्र पार्टी को वोट करना पड़ता था। देर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड, और वहाँ पे कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे कि जो रूलिंग पार्टी हो उसे हराया जा सके। इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट, यानी कि यद्यपि लोग यानी कि क्या थे, उसके विरोध में भी थे, उसके अगेंस्ट भी थे। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शंस, और ये सभी जो चुनाव थे ये फेयर इलेक्शन नहीं कहे जा सकते थे, यानी कि निष्पक्ष चुनाव इसे नहीं कहा जा सकता। We can thus add a second feature to our understanding of democracy, यानी इसी क्रम में हम दूसरा जो इसकी जो दूसरी विशेषता है जो लोकतंत्र को हमें समझने में मदद करती है उसको हम जोड़ते हैं। होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट, यानी किसी भी प्रकार का चुनाव का आयोजन क्या है, ये पर्याप्त नहीं है। द इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस, जो चुनाव है ये क्या है, मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस, यानी कि एक वास्तविक पसंद है, बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स, यानी कि इसके बीच में, यानी कि जो राजनीतिक जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उसके बीच। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज़ दिस चॉइस, यानी कि और इसे यानी होना चाहिए पसंद, यानी लोगों को ये संभव होना चाहिए कि लोगों की पसंद हो, टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स की, जिससे कि वो जो रूलर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हें वो रिमूव कर सकें, हटा सकें, इफ़ दे विश, सो अगर वो ऐसा चाहते हैं तो। So a democracy must be based on a free and fair elections where those currently in power have a fair chance of losing, यानी कहा गया इसलिए जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी उसे क्या होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यानी लोकतंत्र में होना चाहिए। वेयर दोज करेंटली, यानी जहां पर प्रत्येक, यानी कि जो वर्तमान समय में जो पावर में है, जो शक्ति में है, हैव अ फेयर चांस, उनके पास भी मौका होना चाहिए कि वो भी उस चुनाव को हारें। जैसे क्या है, अगर आप बात करें कि 2014 के पहले कांग्रेस का रूल था इंडिया पे, और कांग्रेस के उस टाइम पे उसके पहले 2 बार प्राइम मिनिस्टर यानी मनमोहन सिंह कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन उसके बाद जब 2014 का इलेक्शन होता है तो मेजॉरिटी के साथ बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाती है। तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के बाद फिर 2019 में इलेक्शन होता है, फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है। तो क्या है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यानी कि एक बार मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस ने रूल किया, उसके बाद मेजॉरिटी के साथ
बीजेपी ने भी रूल किया। और क्या है कि नेक्स्ट इलेक्शंस तो उसमें कोई कंफर्म नहीं है कि बीजेपी आती है या कांग्रेस आती है, तो यहाँ पे क्या है एक फेयर चांस है लॉसिंग का लोगों के जो भी पावर में हैं। तो जब भी कभी ऐसा हो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और जो भी रूलिंग गवर्नमेंट हो उनके पास भी यानी फेयर चांसेस हो लॉसिंग का, तो इसे हम यानी कि लोकतंत्र कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है जिसकी हम बात कर रहे थे। वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 3। इसके बारे में और भी ज़्यादा कुछ हम देखेंगे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, यानी कि जो हम चैप्टर 3 की बात करेंगे पढ़ेंगे वहाँ पे, तो और भी इसके बारे में बृहद जानकारी हम प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, कि एक व्यक्ति और एक वोट और उसका समान मूल्य। यानी कि इसका तात्पर्य इस बात से है कि जैसे कि क्या है कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कुछ, जैसे कि हम सऊदी अरेबिया की बात कर लें। सऊदी अरेबिया में क्या था, अभी कुछ वर्षों पहले तक वहाँ पे महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। तो वोटिंग का अधिकार नहीं था तो क्या है, क्या यानी कि वहाँ पे जो इक्वालिटी थी वो नहीं थी, क्योंकि पुरुष वर्ग को तो वोटिंग का अधिकार मिलता था लेकिन महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था। और कुछ ऐसे राष्ट्र भी थे जहाँ पर, जैसे अगर हम बात कर लें एस्टोनिया एक कंट्री है जहाँ पे कुछ रशियन माइनॉरिटीज़ भी रहते हैं। तो रशियन माइनॉरिटीज़ के जो वोटिंग यानी कि उनको वोट से वंचित किया गया था, जबकि वहाँ के जो लोकल पीपल्स थे उन्हें वोट का अधिकार था। तो कहीं ना कहीं था इक्वालिटी का वहाँ पर भी यानी कि हनन था, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। इसी तरह से फिजी यानी एक कंट्री है जो आइसलैंड है, और यहाँ पर यानी कि भारतीय भी काफ़ी मात्रा में वहाँ पे रहते हैं, लोग रहते हैं, काफ़ी भारतीय रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ की जो वोटिंग सिस्टम है वहाँ क्या है कि जो लोकल यानी कैंडिडेट्स हैं, लोकल सिटीजन्स हैं, उनकी जो वोट की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं यानी कि जो इंडियंस पीपल्स हैं वहाँ पे, इंडियंस फिजी हैं, उनकी वोट वैल्यू से कहीं ना कहीं उनकी वोट वैल्यू ज़्यादा आंकी जाती है। कि जैसे कि मान लिया जाए कि अगर वहाँ के लोकल का वोट की काउंटिंग 1 की जाती है तो जो इंडियंस है उनका कहीं 0.75 या 0.5 ऐसी उनकी काउंटिंग की जाती है, उनकी वोटों की गिनती ऐसे होती है। तो इसे ही कहा गया 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि एक व्यक्ति हो उसका एक वोट हो और उसकी समान मूल्य हो, सभी लोगों का वोटों का समान मूल्य, किसी में डिफरेंसेज ना हो, जैसे कि फिजी में हो रहा है, जैसे कि एस्टोनिया में, जैसे कि सऊदी अरेबिया में। अर्लियर वी रीड अबाउट नाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि यानी कि किस तरह से लोकतंत्र के लिए संघर्ष वाज लिंक टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि जुड़ी हुई है चीज़ों से कि जो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है यानी कि एक प्रकार से कि नागरिकता का जो भी लोग यानी कि जैसे 18 वर्ष यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का तात्पर्य इस बात से है कि वयस्क मताधिकार का तात्पर्य है कि 18 वर्ष या इससे ऊपर के लोग को वोटिंग का अधिकार दिया जाए। दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये सिद्धांत ये लगभग आज के समय में कई देश के यानी कि विश्व के कई हिस्सों में इसे अपनाया जा रहा है। इट देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डेनियल ऑफ इक्वल राइट टू वोट, यानी कि यहाँ तक कि कई ऐसी भी परिस्थितियाँ हैं कि जहाँ पे इसे यानी कि समान वोट के अधिकार से वंचित किया जाता है लोगों को। बताया गया अंटिल 2015 यानी 2015 तक सऊदी अरेबिया में महिला को वोट का अधिकार नहीं था, हम बता चुके हैं। ऐसे एस्टोनिया का एग्जाम्पल हमने दे दिया कि वहाँ पे रशियन माइनॉरिटीज़ को क्या किया जाता था, यानी कि वोटिंग के लिए उन्हें बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी। ऐसे फिजी का एग्जाम्पल हमने बताया कि वहाँ पे जो इंडियंस फिजी हैं उनकी जो वोट वैल्यू है वो वहाँ के लोकल यानी कि जो फिजीज़ हैं उनकी वोट वैल्यू से कहीं कम है। इस तरह से हमने देखा। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, यानी कहा गया जो लोकतंत्र है ये आधारित है, एक मानक सिद्धांत है राजनीतिक समानता का, उस पर आधारित है। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमें लोकतंत्र के तीसरी विशेषता की ओर इंगित करता है। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। यानी कहा कि लोकतंत्र में क्या है कि प्रत्येक वयस्क यानी नागरिक को यानी उसका एक वोट होना चाहिए और उसके एक वोट का, प्रत्येक वोट का यानी प्रत्येक का समान वैल्यू, समान मूल्य होना चाहिए। ये क्या है, ये भी लोकतंत्र की एक विशेषता है। क्या है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट का अधिकार होना चाहिए और प्रत्येक वोट का समान वैल्यू होना चाहिए। वी शैल रीड मोर अबाउट इट इन चैप्टर 3, और इस फीचर के बारे में भी हम बड़े स्तर पे चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, इस के आगे का जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाली आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल पाया करें।
और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।